लेक्चर में हम देखेंगे जी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में। जैसे हमारा जो कल लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर असल में हमारा जो कल कंप्लीट हुआ, उसमें हमने टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, फिर उसके बाद इवैल्यूएशन की टाइप्स, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, फिर स्टैटिस्टिक्स में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फर्दर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये तमाम चीज़ें हम अपने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जी वो है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, आज के लेक्चर में ये देखेंगे जी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद होता है, या स्टैटिस्टिक्स में कितने स्केल्स हैं मेजरमेंट के जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट सबसे पहले हम देखेंगे कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से मुराद क्या है। मेजरमेंट के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं जी, मेजरमेंट से क्या मुराद होता है। तो आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा कि मेजरमेंट से क्या मुराद होगा। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में अपने फर्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज मेजरमेंट। जी सर, टेस्ट के बाद जो हमारे पास डाटा कलेक्शन होती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास आती है, ताकि हम उससे असेसमेंट कर सकें कि हमारे पास क्या रिजल्ट, किस एक्सीलेंट, रिजल्ट की तरफ जा रहे एक्सीलेंट। हैं। यानी कि मेजरमेंट से ये मुराद होता है चीज़ों को, वैल्यूज़ को, आइटम्स को नंबर्स अलाट करना, नंबर्स असाइन करना, क्वांटिफिकेशन, किसी चीज़ की क्वांटिफिकेशन जो है, नंबर्स उसको अलाट करना, ये हमारा कहलाता है मेजरमेंट। और स्केल्स का मतलब क्या होगा, स्केल से मुराद हम लोग क्या कहते हैं जी, स्केल क्या होगा। मेजरमेंट्स में तो हमने कह दिया कि मेजरमेंट से मुराद है जी किसी आइटम को, किसी चीज़ को नंबर अलाट करना, उसकी क्वांटिफिकेशन जो है वो मेजरमेंट कहलाती है। तो फिर स्केल से क्या मुराद होगा, स्केल को हम कैसे डिफाइन करेंगे जी। ये सर कुछ पैमाने हैं जो मेजरमेंट करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके ज़रिए जो है मेजरमेंट जो है कंडक्ट होती है। बहुत एग्जैक्टली, सारा एग्जैक्टली। यानी स्केल आप की ये जो कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक, आप ये कह सकते हैं जी स्केल से मुराद ऐसे टूल्स हैं, स्केल से मुराद ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम मेजरमेंट करेंगे, जिनकी मदद से हम नंबर्स, आइटम्स को नंबर्स अलाट करेंगे, जिनकी मदद से हम आइटम्स को न्यूमेरिकल वैल्यू अलाट करेंगे। ठीक है, उसको हम स्केल्स कहेंगे। तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद हुआ कि ऐसे टूल्स जिनकी मदद से, जिनके ज़रिए हम अपने आइटम्स को या अपने जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करते हैं, नंबर्स असाइन करते हैं, उनको हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। अब जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था जी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फॉर एग्जांपल हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा। तो उसमें हमने देखा जी कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, जिसमें हमने कहा जी कि हम एक वैल्यू ढूंढते हैं कि जिसके गिर्द तमाम हमारा जो डेटा सेट होता है उसमें मौजूद तमाम आइटम्स उस एक वैल्यू के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, या एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो जब हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में डेटा होता है, मसलन मैं कहता हूँ जी हमारे पास डेटा है जी 2 है, 4 है, ठीक है, 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है। ये मेरे पास एक डेटा सेट है। अगर मैं आप लोगों को कहूँगा जी कि इस डेटा सेट का मुझे सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करके बताएं, तो आप फ़ौरन से इसकी सेंट्रल टेंडेंसी मुझे फाइंड आउट करके बता देंगे। आप मॉड के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं, मीडियन के ज़रिए भी कर सकते हैं, मीन के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और जब ज़्यादातर हम मीन के ज़रिए जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना, उसको ज़रा वेटेज देते हैं। आप ये समझ लें कि वो ज़्यादा अथेंटिक होती है। ठीक है, तो आप फ़ौरन से मुझे बता दें कि जी सर ये जो डेटा सेट आपने बताया था इसका मीन ये है। लेकिन अगर मेरे पास डेटा सेट इस तरह का हो, मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास प्लेयर्स हैं जी, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। ठीक है, आपसे पूछता हूँ, लेट्स सपोज हमारी क्लास है, इसमें से मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, तो मुझे एक स्टूडेंट कहता है जी मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ, दूसरा मुझे कहता है जी फ़र्ज़ करें मैं हॉकी का प्लेयर हूँ। ठीक है, नंबर 3 वाला मुझे कहता है जी मैं बास्केटबॉल का प्लेयर हूँ, नंबर 4 वाला मुझे कहता है जी मैं बैडमिंटन का प्लेयर हूँ, नंबर 6 टेबल टेनिस का। यानी इस तरह मेरे पास मुख्तलिफ डेटा आ जाता है। तो ये भी तो डेटा होगा ना मेरे पास, ठीक है, जिसमें मेरे पास मुख्तलिफ गेम के प्लेयर्स हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, बैडमिंटन के, टेबल टेनिस के। तो ये वाला जो डेटा नीचे मैंने दिया है आप लोगों को, इस डेटा का मुझे सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग कैसे फाइंड आउट करके बताएंगे। कोई स्टूडेंट बताएगा जी इसकी हम सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी इस डेटा की कैसे मालूम करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। सर इसकी आई थिंक मतलब इसमें स्केलिंग होगी, स्केल वाइज हम
करेंगे इसको? बिल्कुल ठीक, आप ये बताना, मतलब आप कितने जो ज्यादा बताना, लोग? आप जो बताना चाह रही हैं वो ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करी। कैसे कह रही ज़्यादा लोग, क्या मतलब? ये नहीं, कितने ज्यादा लोग इस गेम में हैं, या मतलब कितने ज्यादा इसको कैसे पता चलेगा कि ये। कितने लोग हैं? मैं कहता हूँ, मैं आपसे वन बाई वन पूछता जाता हूँ। मैं कहता हूँ जी बताएं जी, तैयबा किस चीज़ की प्लेयर है? तैयबा कहते हैं जी मैं फुटबॉल की हूँ। नेक्स्ट जी, हाँ जी, कशफ किस चीज़ की प्लेयर है? कशफ कहती है जी मैं बैडमिंटन की हूँ। नेक्स्ट मैं नुमान से पूछता हूँ, वो मुझे कहता है जी टेबल टेनिस का। तो मैं इस तरह लिखता जाता हूँ ना, मतलब FBT, इस तरह काउंट करता जाता हूँ, तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट बन जाती है। तो ये जो लंबी लिस्ट मेरे पास बनेगी, इसका मैं सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड आउट करूँगा? ये मेरा सर क्वेश्चन है। इसमें जो है मुख्तलिफ गेम जो हैं उनमें प्लेयर्स की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है, उस लिहाज से मेजर कर सकते हैं। इसमें जो चीज़ नोट करने वाली है ना, वो ये है कि आप कहेंगे जी सर कि ये जो डेटा आप दे रहे हैं ना, ये तो क्वालिटेटिव डेटा है। ऐसे ही है ना, इसको हम क्वालिटेटिव डेटा कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते फुटबॉल हैं। के प्लेयर, हॉकी के प्लेयर, बैडमिंटन जी के प्लेयर, बिल्कुल। बैडमिंटन बास्केटबॉल के प्लेयर, यानी ये क्वालिटी को शो कर रहे हैं। हम कहेंगे जी ये डेटा जो है ये कैटेगोरिकल डेटा है, ये क्वालिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा का हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते, और अगर हम इसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें इसको किसी ना किसी न्यूमेरिक फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इसको नंबर्स की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। जब तक ये नंबर्स की फॉर्म में नहीं आएगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आएगा, हम इसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर ही नहीं सकते। पॉइंट समझ आ रही है आप लोगों को? कि चलो बदर। जब तक हम इसको नंबर्स की फॉर्म में नहीं लेके आएंगे, उस वक्त तक हम इसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये जो असल में हम स्केल यूज करते हैं ना, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का काम ही ये है कि ये आपके डेटा को नंबर्स अलॉट करेगा, ये आपके डेटा को नंबर्स असाइन करेगा, ताकि आप लोग इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल्स अप्लाई कर सकें, आप इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई कर सकें, या स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टूल्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकें, ताकि हम उस हमारे पास कोई कंक्लूजन आ सके, कोई हम उसका एनालिसिस कर सकें, या जो भी हमने उस डेटा का करना। जो डेटा तो हमारे पास होता है ना, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नंबर्स की फॉर्म में होता है, क्वान्टिटेटिव फॉर्म में होता है, वो तो हमारे लिए ईजी होता है कि हम उसको आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो डेटा हमारे पास क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा, उसको थोड़ा स्टैटिस्टिकल टूल उसके ऊपर अप्लाई करने के लिए हमें उसको किसी ना किसी नंबर्स, उसको कोई ना कोई नंबर्स अलॉट करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट यूज़ करते हैं। कुछ पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को कि हमारा एक्चुअली टॉपिक क्या है, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से मुराद क्या है? ठीक है, अब हम देखते हैं जी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से क्या मुराद है। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यही चीज़ हम पढ़ चुके हैं जी, कि स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से मुराद ये है कि जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स असाइन करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को नंबर्स अलॉट करने का नाम जो है वो मेजरमेंट है। और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट से मुराद ये कि ऐसे टूल्स जिनके ज़रिए हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट इवेंट्स को नंबर्स अलॉट करते हैं, उसे हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो हमारे पास स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है ना जी, वो है टोटल 4 स्केल्स बुनियादी तौर पे हम पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। और ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट जो 4 हमने कहा जी, इनको प्रेजेंट किसने किया था? स्टेनले स्मिथ स्टीवन ने किया था। इसको SS स्टीवन के नाम से भी याद किया जाता है। 1946 में उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। ये MCQs में पूछ लिया जाता है जी, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट किसने दिए थे और कब इसको प्रेजेंट किया गया था। तो आप लोगों ने याद रखना है, SS स्टीवन का नाम याद रख लें, या इसका कंप्लीट जो है स्टेनले स्मिथ स्टीवन, ये नाम आप याद रखेंगे कि इन्होंने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट दिए थे। और ये स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं कितने, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी। 4 स्केल्स ऑफ मेजर हैं, इसके हैं मेजरमेंट के। फर्स्ट स्केल को हम कहते हैं नॉमिनल स्केल, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्केल को हम कहते हैं ऑर्डिनल स्केल, थर्ड स्केल को हम कहते हैं इंटरवल स्केल, और नंबर 4 पे हम कहते हैं जी रेशियो स्केल। तो ये वो 4 स्केल्स हैं जी, जिनकी मदद से हम अपने वेरिएबल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर करते हैं, उनको डिफरेंट नंबर्स असाइन करते हैं, वगैरह वगैरह। और इसके लिए एक वर्ड नॉयर यूज़ किया जाता है, इनको याद रखने के लिए नॉयर का वर्ड यूज़ किया जाता है कि ये 4 जो हमारे पास स्केल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, या इनको लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। तो ये जो 4 स्केल हैं, इनको याद रखने के लिए कि जो नॉयर का वर्ड है, N से मुराद नॉमिनल
ओ से मुराद सेकंड ऑर्डिनल, आई से मुराद इंटरवल और आर से मुराद रेशो। ये 4 स्केल्स हैं जी जिनको हम नॉयर के नाम से याद रखते हैं। अब इसमें जो चीज़ें याद करने वाली वो मैंने आपको बता दिया, इसका फाउंडर का नाम और इनका जो सीक्वेंस है वो भी आपने याद रखना है कि फर्स्ट जो होगा वो नॉमिनल स्केल होगा, सेकंड पे आएगा ऑर्डिनल, थर्ड पे आएगा इंटरवल और नंबर 4th पे आएगा रेशियो स्केल। ये सीक्वेंस भी हमने इसी तरह इसका याद करना होता है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इन तमाम स्केल्स को पढ़ेंगे जी। ये तमाम स्केल्स की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि जो फर्स्ट स्केल है हमारा नॉमिनल स्केल, वो हमें क्या बताता है, वो जस्ट चीज़ों को चीज़ों की आइडेंटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। जो सेकंड स्केल होता है ये आइडेंटिटी के साथ साथ चीज़ों का सीक्वेंस भी हमें बताता है। और नंबर 3rd वाला जो होता है ये आइडेंटिटी, ऑर्डर और चीज़ों के दरमियान जो इंटरवल इक्वल इंटरवल होता है वो भी हमें बताता है। ये जब हम तमाम स्केल्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको इन करैक्टरिस्टिक्स की समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं बताऊँ तो शायद आप लोगों को ये समझ ना आए कि ये आइडेंटिटी से क्या मुराद है, ऑर्डर से क्या मुराद है, इक्वल इंटरवल से क्या मुराद है। जब हम 1 बाय 1 इन तमाम स्केल्स को डिस्कस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको एट द एंड ये समझ आ जाएगी कि नॉमिनल स्केल की करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी क्या है, ऑर्डिनल की क्या है, इंटरवल की क्या है, ठीक है। ये हमारे पास एक चार्ट मैंने आपको शो करवाया है। यहाँ पे इसका मकसद आपको ये दिखाना है कि जो हमारा नॉमिनल स्केल होगा और जो ऑर्डिनल स्केल होगा, ये दोनों स्केल यूज़ किए जाते हैं क्वालिटेटिव डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। क्वालिटेटिव डाटा के लिए ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल, जो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल, जो हमारा इंटरवल स्केल होता है और जो हमारा रेशो स्केल होता है, ये दोनों हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। यानी अगर हमारा डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव होगा तो फिर इंटरवल और रेशो स्केल हम यूज़ करेंगे, और अगर हमारा डेटा क्वालिटेटिव होगा तो उसके लिए फिर हम नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बाज़ MCQs में पूछ लिया जाता है कि फॉर क्वालिटेटिव डाटा कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है और क्वांटिटेटिव डाटा के लिए कौन सा स्केल यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं जी फर्स्ट स्केल की तरफ कि नॉमिनल स्केल से क्या मुराद, नॉमिनल स्केल, ठीक है। अब इसके जैसा कि नाम से हमें कुछ आइडिया हो रहा है नॉमिनल स्केल से कि नॉमिनेट करने से क्या मुराद हम लोग रहते हैं। अगर मैं कहूँ जी मैं कहता हूँ कि मैंने आपकी क्लास की जो CR है ना वो तैयबा बिलाल को नॉमिनेट कर दिया, इसका क्या मतलब होगा नॉमिनेट करना किसी को? नॉमिनेट करना, नुमाया कर देना, लेबल लगा देना, किसी को नुमाया करना ये जनाब टैग कर देना, वाज़े कर देना, बर्तरी दे देना। गुड। आप ये कहते हैं जी नॉमिनेट करने से मुराद ये होता है कि जब हम किसी को कोई स्पेशल नेम दे देते हैं, कोई ख़ास नाम दे देते हैं। हमने कहा जी तैयबा बिलाल या कोई भी स्टूडेंट, सिद्रा हैं जी आपकी क्लास की CR है, तो हमने सिद्रा को कोई स्पेशल नेम दे दिया है, कोई टैग लगा दिया इसके ऊपर, CR का टैग लगा दिया, GR का टैग लगा दिया, या कोई भी टीम के कैप्टन का टैग लगा दिया, टीम के मैनेजर का टैग लगा दिया, फिटनेस इंस्ट्रक्टर का टैग लगा दिया। यानी उसकी कोई स्पेशल हमने क्या कर दिया, उसको आइडेंटिटी उसको कोई दे दी है, उसको कोई आइडेंटिटी दे दी है, ठीक है। उसको हम कहते हैं नॉमिनेट कर देना। तो इसके स्केल के हमें नाम से ही जाहिर हो रहा है कि नॉमिनल स्केल ऐसा स्केल होगा जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम टैग लगाएंगे, जिसमें हम लेबल्स लगा देंगे, ठीक है। जिसमें हम टैग लगाएंगे, लेबल्स लगा देंगे। और लेबल लगाने या टैग लगाने से मुराद ये है कि जिसमें हम जो हमारे पास डेटा सेट में आइटम्स होंगे उनको किसी कैटेगरी की बेस के ऊपर क्लासिफाई कर देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहता हूं जी फुटबॉल वाले जो प्लेयर्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है, जो हॉकी के प्लेयर हैं उनका सेकंड ग्रुप बना दिया जाएगा, बास्केटबॉल वाले ग्रुप जो हैं उनका थर्ड ग्रुप बना दिया जाएगा, बैडमिंटन वाले जो हैं उनका 4th ग्रुप बना दिया जाएगा। अब मैंने तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर, करैक्टरिस्टिक्स क्या है उनकी कि वो किसी ख़ास गेम के प्लेयर हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर मैंने उनकी ग्रुप बंदी कर दी है, मैंने उनके ऊपर लेबल्स लगा दिए हैं, मैंने उनके ऊपर टैग लगा दिए हैं कि ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, ये बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, ये हॉकी के प्लेयर हैं। तो ये मैं कौन सा स्केल यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं नॉमिनल स्केल यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉमिनल स्केल से मुराद ऐसा स्केल होता है जिसमें हम क्या करते हैं, लेबल्स लगाते हैं, टैग्स लगाते हैं
और ये हम मोस्टली कब करते हैं, जब हमारे पास कैटेगोरिकल नेचर का डेटा होता है। कैटेगोरिकल नेचर से मुराद क्या है, क्वालिटेटिव टाइप का डेटा हमारे पास होगा तो हम नॉमिनल स्केल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो ये सबसे जो फर्स्ट इसका बुलेट है ना उसको ज़रा देखें। फर्स्ट बुलेट में क्या लिखा हुआ है, अ नॉमिनल स्केल इज़ अ मेजरमेंट स्केल इन विच नंबर्स सर्व्स एज टैग्स आर लेबल्स ओनली टू आइडेंटिफाई आर क्लासीफाई एन ऑब्जेक्ट। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है, वो कहता है इसमें नॉमिनल स्केल में, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि ये जितने भी स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है ना, इन स्केल्स ऑफ मेजरमेंट का मकसद ही ये है कि हमने जो हमारे पास आइटम्स होंगे, जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होंगी, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनको हमने कोई ना कोई नंबर्स अलाट करना है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है ताकि हम उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर सकें। तो नॉमिनल स्केल जो होता है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर ना कोई नंबर्स अलॉट कर देते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि जितने भी फुटबॉल के प्लेयर्स हैं ना उनको हमने नंबर अलॉट कर दिया 1 से मुराद ये होगा फुटबॉल के प्लेयर, 2 से मुराद होगा बास्केटबॉल के प्लेयर, 3 से मुराद ये होगा टेबल टेनिस के प्लेयर, उसके बाद 4 से मुराद ये होगा हॉकी के प्लेयर, ठीक है। अब 5 से मुराद ये होगा बैडमिंटन के प्लेयर, ठीक है। अब जो भी आपकी क्लास में जो भी बैडमिंटन का प्लेयर होगा ना वो डिजिट 5 को चूज़ करेगा। जो भी आपकी क्लास में हॉकी का प्लेयर होगा वो 4 को चूज़ करेगा। जो भी आपकी क्लास में टेबल टेनिस का प्लेयर होगा वो नंबर 3 को चूज़ करेगा। बैडमिंटन वाला क्या करेगा, बैडमिंटन वाला चूज़ करेगा जी 2 को चूज़ करेगा। फुटबॉल वाला जो है वो 1 को चूज़ करेगा। यानी हमारा मकसद ये था कि ये जो हमने कैटेगराइज किया है अपने डेटा को, अपने डेटा की जो ग्रुप बंदी की है किसी करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर, इनको हम कोई नंबर्स असाइन कर दें ताकि जब हमने इनकी कोई कैलकुलेशन करनी होगी तो हमारे लिए आसान हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स हम इनके ऊपर अप्लाई कर सकें। अब यहाँ पे ये जो हमने नंबर्स अलॉट किए हैं ना इनको, ठीक है, फुटबॉल को हमने 1 दिया है, बैडमिंटन को 2, टेबल टेनिस को 3, 4 एंड 5। ये वाले जो नंबर्स हैं ना ये जस्ट क्या कर रहे हैं, ये जस्ट एज ए टैग यूज़ हो रहे हैं। इनके अलावा इन नंबर्स की कोई वर्थ नहीं है। यानी यहाँ पे 5 का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो ये बास्केटबॉल है ये 5वें नंबर पे आई है, या बास्केटबॉल की वेटेज बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या फुटबॉल का मतलब इसकी वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पे हम नंबर्स, ये जो फर्स्ट बुलेट मैंने आपको बताया था ना कि नॉमिनल स्केल इज़ अ मेजरमेंट स्केल इन विच नंबर्स सर्व एज टैग्स, कि जिसमें नंबर्स सिर्फ और सिर्फ टैग के तौर पे, लेबल्स के तौर पे सर्व किए जाते हैं। इसके अलावा इन नंबर्स की कोई वर्थ नहीं होती, इनके मैग्नीट्यूड की कोई वर्थ नहीं होती। यानी 2 से मुराद हम ये नहीं लेंगे कि 2 डबल है तो 2 शायद ज़्यादा है, 3 थर्ड टाइम है तो 3 उससे ज़्यादा है, 4 उससे ज़्यादा नहीं। हमने जस्ट इनको कैटेगराइज करने के लिए इनके ऊपर नंबर्स अलॉट किए हैं। वो किस लिए नंबर्स अलॉट किए हैं, ताकि हम इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर सकें कोई ना कोई। बात समझ आ गई आप लोगों को? जैसे सर प्लेयर्स की शर्टों के पीछे नंबर लॉट किए होते हैं ना उनको, वो वाले। बिल्कुल, वो भी आपका एक नॉमिनल स्केल की ही टाइप है कि वो किसी करैक्टरिस्टिक्स को शो कर रहे होते हैं। अदरवाइज अब इसको अगर आप इसके कंसेप्ट को, हिडन कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, मैंने शुरू में आप लोगों को कहा कि जी अगर बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, हॉकी के प्लेयर हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, तो हम उनका सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप तमाम लोग परेशान हो गए, जी ये तो कैटेगोरिकल डाटा है, क्वालिटेटिव डाटा है, हम इसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इनको असाइन कर देंगे नंबर्स, देन हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट होगी, अब जो भी फुटबॉल का प्लेयर होगा ना, आपकी क्लास में, आपके ग्रुप में जो भी फुटबॉल का प्लेयर होगा ना, वो किसको चूज़ करेगा, वो 1 को चूज़ करेगा। अब मैंने एक स्टूडेंट से पूछा जी आप किस टीम के प्लेयर हैं, उसने कहा जी मैं फुटबॉल का प्लेयर हूँ, तो मैंने उसको 1 नंबर यहाँ पे लिख दिया। सेकंड से पूछा, उसने कहा जी मैं भी फुटबॉल का हूँ, फिर मैंने 1 लिख दिया। थर्ड से पूछा, उसने कहा जी मैं बैडमिंटन का हूँ, मैंने 2 लिख दिया। नंबर 4 से पूछा, उसने कहा जी मैं फुटबॉल का हूँ, फिर मैंने 1 लिख दिया।
फिर नेक्स्ट मेरे पास आया, उसने कहा जी मैं हॉकी का हूँ, मैंने 4 लिख दिया। नेक्स्ट मेरे पास आ गया, उसने कहा जी मैं बास्केटबॉल का हूँ, हमने 5 लिख दिया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया, उसने कहा जी फुटबॉल का हूँ, फिर यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर नेक्स्ट आ गया, उसने कहा जी बैडमिंटन का हूँ, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब ये देखें, ये हमारे पास एक डेटा सेट आ गया यहाँ पे। इसकी मदद से तो हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं, क्यों जी? कर सकते हैं सर, ये यानी तो इसी लेबलिंग हो गया, तरह, न्यूमेरिकल डाटा आ गया। बिल्कुल इसी तरह अब हम लिखते जाएंगे और हमारे पास तमाम स्कोर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये वाले जो मैंने बताया ना आपको कि जी फुटबॉल का प्लेयर 1 को शो करता है, 2 जो है वो बैडमिंटन को शो करता है, हॉकी को 4 नंबर शो करता है, बास्केटबॉल को 5 शो करता है, बैडमिंटन को 2 शो करता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी के हमने कितने मेथड पढ़े थे? 5 मेथड पढ़े थे सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने के, ठीक है। और उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन मॉड, मीडियन और मीन, ये 3 मेथड सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये बड़ा डीप कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेनली इन चीज़ों को हम क्लासेस में डिस्कस नहीं करते। जब भी नॉमिनल स्केल के बारे में हम पढ़ते हैं तो हम जस्ट इतना ही पढ़ लेते हैं जी कि हमने जब भी अपने डेटा को कैटेगरी की बेस पे क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस के ऊपर हम उसको जब कैटेगराइज करते हैं, ग्रुप बंदी करते हैं, टैग लगाते हैं, लेबल्स लगाते हैं, तो वो नॉमिनल स्केल उसको हम कहते हैं। अब ये हम बात नहीं करते कि क्यों हम टैग लगा रहे हैं, क्यों हम लेबल्स लगा रहे हैं, वो कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाए। अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने नंबर्स यहाँ पे अलाट किए हैं, क्या इनकी मदद से मैं मीन जो हमारा मेथड है, सेंट्रल टेंडेंसी का मीन वाला जो मेथड है वो अप्लाई कर सकता हूँ इसका सेंट्रल टेंडेंसी इसकी फाइंड आउट करने के लिए? मीन वाला मेथड क्या था? तमाम वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 2 पे सॉरी उनकी तादाद के ऊपर तकसीम कर देंगे, जो नंबर हमारे पास आएगा हम कहेंगे जी वो इसका मीन है। तो क्या हम मीन के ज़रिए, मीन मेथड के ज़रिए इस डेटा सेट का की सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं? क्यों जी? सर जब डाटा स्टैटिस्टिकल इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में हमारे पास आ गया तो इसमें सारे ऑपरेशन जो है वो मीन, मॉड और मीडियन होने चाहिए इसमें, नो नो क्योंकि नो नो डाटा नो नो, यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि भाई ये जो हमने 1 लिखा है, फिर 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1, फिर 4, फिर 5 लिखा है, हमने शुरू में ही बात कर दी थी कि ये जितने भी हमने नंबर्स अलॉट किए ना गेम्स को, ये नंबर्स जस्ट एज ए टैग यूज़ हो रहे हैं, ये नंबर्स जस्ट एज ए लेबल्स यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज इनके मैग्नीट्यूड की कोई वर्थ नहीं है। मैग्नीट्यूड से मुराद ये कि 5 का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ 5 गुना है, 4 का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ 4 गुना है। मतलब 1 2 3 4 5 जो है ये तकरीबन इक्वल ही हैं, जस्ट नंबर्स मुख्तलिफ हैं और टैग लगा दिए हैं, इनके मैग्नीट्यूड की कोई वर्थ नहीं है। अब जब चीज़ों के मैग्नीट्यूड की कोई वर्थ नहीं होती ना, तो फिर हम मीन वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकेंगे, फिर हम मीन के ज़रिए उनका वो फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 का मतलब 4 नहीं है, 5 का मतलब 5 नहीं है, ये तो जस्ट टैग के तौर पे हमने यूज़ किए हैं, 4 5 3 2 1, इनको हम मीन के तौर और इसमें हम मॉड अगर यूज ये करेंगे, मतलब सर मोस्ट रिपीटेड नंबर्स, मॉड ज्यादा सूटेबल सर रहेगा इसमें। जी सर देखिए, सिद्धिश अगर क्या ये कहना चाह रही है? सर ये क्वालिटेटिव हुआ ना, जी इसलिए जी हम इस पे, ये क्वांटिटेटिव नहीं है इसलिए हम ये स्केल नहीं कर सकते। लेकिन सर जो हमने पीछे पढ़े थे लिकट स्केल, वो भी इस पे अप्लाई होंगे या नहीं होंगे? लिकट स्केल क्योंकि वाला वो तो मेथड क्वालिटी अलग है, लिकट स्केल वाला मेथड अलग है, वो चीज़ और है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। तो यहाँ हमारे पे मतलब एग्जाम में आता थी ना, वो और चीज है शकीला। जी जी, अब यहाँ पे जो तैयबा बिलाल ने बात की है ना, वो बिल्कुल उन्होंने सही बात की। उन्होंने कहा जी हम ये देखेंगे कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। हमने मॉड वाला मेथड पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मॉड भी तो एक मेथड था ना सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट करने का, क्यों जी? मॉड एक मेथड हमने पढ़ा था कि मॉड से मुराद ये है कि जो चीज़ रिपीटेडली रिपीटेड फ्रीक्वेंटली आती है बार वो बार आए। आपका मॉड होगा। तो यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंटली कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सा वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो हमने देखा 1 जो है ये सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे इस डेटा सेट का जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना वो 1 है, और 1 से मुराद क्या है? फुटबॉल के प्लेयर्स हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी क्लास में सॉरी
हमारी क्लास में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं ना, वो जिस एक गेम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना, वो फुटबॉल है। पॉइंट समझ आ रही है नहीं? ठीक है, हमने सेंट्रल टेंडेंसी को यही कहा था ना कि जिसके जरिए हमें यह पता चलता है कि हमारा डेटा किस एक पॉइंट के गिर्द घूम रहा है। तो ये हमने बड़े ही, इसको कह लें कि खूबसूरती के साथ ये फाइंड आउट कर लिया कि किस तरह हम एक क्वालिटेटिव डाटा का, एक कैटेगोरिकल डाटा का की सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसीलिए नॉमिनल स्केल के बारे में अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि नॉमिनल स्केल जो होगा हमारा, उसमें हम कौन सा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। मॉड यूज़ कर सकते हैं, मीन यूज़ कर सकते हैं, या मीडियन यूज़ कर सकते हैं। तो उसका आंसर ये होगा जी, सिर्फ और सिर्फ मॉड यूज़ किया जा सकता है। मीन और मीडियन इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो हमने नंबर्स यहाँ पे इनको अलाट किए हैं, इन नंबर्स का मतलब जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये टैग के तौर पे है, अदरवाइज इनकी कोई वर्थ नहीं है। यानी यहाँ पे 4 का मतलब वो वाला 4 नहीं है, यहाँ पे 4 जस्ट एज ए टैग यूज हो रहा है, एज ए लेबल यूज हो रहा है। तो इसलिए एमसीक्यूज में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉमिनल स्केल में मीन, मीडियन या मॉड कौन सा स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं या कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कहेंगे जी मॉड कर सकते हैं। अब उसको हमने एग्जाम्पल की मदद से भी ये समझ लिया कि कैसे हम मॉड को ही यूज करेंगे नॉमिनल स्केल में, मीडियन को और मीन को नहीं करेंगे। गॉट योर पॉइंट? गॉट इट? क्लियर होगी जी ये चीज़? ओके जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास अब जब भी हमारे पास बात आएगी ना नॉमिनल स्केल की, तो हमारे माइंड में फ़ौरन ये चीज़ें आएंगी कि डेटा को की लेबलिंग करना, उसको टैग लगाना, उसको कैटेगराइज करना, उसकी ग्रुप बंदी करना, ये हमारा नॉमिनल स्केल कहलाता है। और नॉमिनल स्केल जो हमारा होता है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, नॉमिनल स्केल में हम जस्ट फ्रीक्वेंसी उसकी को काउंट कर सकते हैं। हम इसको ये जो नीचे लास्ट पे बुलेट लिखा हुआ ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन और डिवीजन वगैरह, ये चीज़ें हम परफॉर्म नहीं कर सकते नॉमिनल स्केल के ऊपर। यानी नॉमिनल स्केल में हम चीज़ों को, वैल्यूज़ को ऐड नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते। और यही चीज़ हमने एग्जांपल में अंडरस्टैंड किया कि कैसे हम इसको जमा नहीं कर सकते, एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन क्यों नहीं हो सकती। तो वही चीज़ें हमने एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, क्योंकि हमने इनको जो नंबर्स अलॉट किए होते हैं वो जस्ट और जस्ट सिर्फ और सिर्फ एज ए टैग के तौर पे सर्व कर रहे होते हैं, लेबल के तौर पे सर्व कर रहे होते हैं, इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। जी जी सर, इसमें लास्ट बुलेट में आपने मेंशन किया हुआ है इसमें सरब और तकसीम का, और इसमें ये सॉरी एडिशन और डिवीजन का, इसके अलावा वो सबसेक्शन और जो है मल्टीप्लिकेशन, वो भी इसमें हो सकती है या उसका नहीं, ये देखें यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जी, एट दिस लेवल वी कैन नॉट परफॉर्म एनी क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल ऑपरेशन। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा जी, सच एज एडिशन है, डिवीजन है, कोई भी कोई भी क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, जस्ट फ्रीक्वेंसी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी समझते हैं, चीज़ों को काउंट करना। जस्ट यहाँ पे काउंटिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो ऑप्शन है ना, वो हम यूज़ कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि फुटबॉल के कितने प्लेयर हैं, हॉकी के कितने प्लेयर हैं, या मुस्लिम कितने हैं, नॉन मुस्लिम कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, शादीशुदा कितने हैं, गैर शादीशुदा कितने हैं। ठीक है, क्वालिटी वाइज वो चीज़ों को हम फ्रीक्वेंसी जस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं जी हमारे पास नॉमिनल स्केल की, जैसे फुटबॉल के प्लेयर्स की जो पोजीशंस होती हैं, हमने कहा जी क्वार्टर बैक है, सेंटर है, फॉरवर्ड है, ठीक है, जेंडर है। ये चूँकि क्वालिटी को शो कर रहा है तो ये भी नॉमिनल स्केल में आएगा। डिफरेंट गेम्स के जो प्लेयर्स होंगे, डिफरेंट जंप्स जो एथलेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, जो प्लेयर्स की शर्ट्स के ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, वो भी नॉमिनल स्केल के तौर पे यूज़ होते हैं। अब ये जो एग्जांपल सबसे लास्ट लिखी हुई है ना, ये बेहतरीन एग्जांपल है नॉमिनल स्केल, नंबर्स ऑन द शर्ट्स ऑफ द टीम प्लेयर्स। अब इसको अगर आप समझ जाएं तो आपको ये नॉमिनल स्केल सारा समझ आ जाता है। अब देखें, एक प्लेयर है, हम कहते हैं जी रोनाल्डो एक प्लेयर है, उसकी शर्ट का नंबर फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी 7 है।
तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी रैंकिंग में वो 7 नंबर पे आ रहा है। क्यों जी, क्या इस 7 का कुछ मीनिंग होगा? नहीं होगा। सर वो जिस गेम में खेलता ना कैटेगरी जो हमने उसको टैग दिया वो उसमें चला जाएगा वो। यानी ये जो नंबर है ना, ये जस्ट उसकी शनाख्त है, ये जस्ट उसकी आइडेंटिटी है, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। 7 का मतलब कुछ भी नहीं है। ना तो हम ये कह सकते हैं कि वो 7वें नंबर पे है, ना तो हम ये कह सकते हैं कि वो दुनिया का 7वें नंबर वाला प्लेयर है, ना हम ये कह सकते हैं कि वो अपने मुल्क में 7वें नंबर वाला प्लेयर है, ना हम ये कह सकते हैं अपनी टीम में 7वें नंबर पे। कुछ भी नहीं है। जस्ट 7 जो है वो उसकी आइडेंटिटी को शो कर रहा है। इसी तरह अगर एक प्लेयर की शर्ट के ऊपर नंबर 14 लिखा हुआ है तो ये 14 कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस प्लेयर की आइडेंटिटी है, न्यूमेरिकल आइडेंटिटी है, मेजरमेंट में उसकी आइडेंटिटी है जी 14 नंबर वाली शर्ट, बस। इसके अलावा 14 का मतलब कुछ भी नहीं होगा। और अगर किसी की शर्ट का नंबर 1 है तो इसका मतलब 1 का मतलब ये नहीं है कि वो दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है, ये 1 उसकी जस्ट आइडेंटिटी है। तो नॉमिनल स्केल में भी हम जो अपने आइटम्स को, अपनी करैक्टरिस्टिक्स को जो नंबर्स अलाट करते हैं ना, वो जस्ट उनकी आइडेंटिटी को शो करने के लिए किया जाता है। अदरवाइज उन नंबर्स की, उन नंबर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है उसकी कोई वर्थ नहीं होती। ये नंबर्स के मैग्नीट्यूड से मुराद क्या है? अब जैसे ये 7 है और ये 14 है, तो 14 जो है वो 7 से डबल है, यानी 14 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि नॉमिनल स्केल में जो हमारे डिजिट्स होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, उसको हम इग्नोर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये 14 ज्यादा है तो इसका मतलब 7 वाला इससे कम होगा, नहीं, क्योंकि नॉमिनल स्केल में नंबर्स के मैग्नीट्यूड को इग्नोर किया जाता है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये एग्जांपल के तौर पे वही चीज़ें जो हम डिस्कस करके आए हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास हमने ग्रुप बंदी करनी है हेयर कलर की बेसिस के ऊपर, कि हमारे पास डिफरेंट कलर हेयर कलर के प्लेयर्स हैं या क्या सैंपल है या पीपल हैं, तो हमने उनको उनके हेयर कलर की बेसिस पे ग्रुप बंदी की है। तो जो ब्राउन हेयर वाले हैं उनको हमने नंबर 1 असाइन कर दिया, ब्लैक वालों को 2, ब्लॉन्ड वालों को 3, ग्रे को 4 और अदर जो है उनको 5। अब यहाँ पे ये जो हमने इनको नंबर्स अलॉट किए हैं ना 1 2 3 4 5, ये किस लिए हैं? सिर्फ और सिर्फ ये जस्ट इनकी आइडेंटिटी के लिए हैं, इसके अलावा इनका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे 1 का मतलब ये नहीं है कि जो ब्राउन हेयर वाले हैं वो सबसे नंबर 1 पे हैं। ठीक है, ये जस्ट इनकी आइडेंटिटी के लिए है ताकि हम इनके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन या हम इसके ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर सकें। अगर हमने इसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करनी है या कोई भी टूल, तो हमें थोड़े नंबर इनको अलॉट कर दिए ताकि हमें इन चीज़ों में आसानी हो सके। ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी ऑर्डिनल स्केल। अब जैसे हमने नॉमिनल स्केल के बारे में पढ़ा था कि वो कौन सी चीज़ को शो करता है, वो भी क्वालिटेटिव डेटा को, कैटेगोरिकल डेटा को शो करता है। इसी तरह ऑर्डिनल डेटा जो है ना, ऑर्डिनल स्केल सॉरी, ये भी हमारे क्वालिटेटिव डेटा को ही रिप्रेजेंट करता है, ये भी कैटेगोरिकल डेटा को ही रिप्रेजेंट करता है। अब ऑर्डिनल स्केल हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? हमने नॉमिनल स्केल किस पर्पस के लिए यूज़ किया था? चीज़ों को कैटेगराइज करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए, उनकी ग्रुप बंदी करने के लिए हमने उनको कोई नंबर्स असाइन किए थे। ऐसे ही है कि नॉमिनल स्केल में हमने सिंपल क्या किया था, उनकी ग्रुप बंदी करने के लिए, उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करने के लिए हमने उनको डिफरेंट नंबर्स असाइन कर दिए थे। इसी तरह जो ऑर्डिनल स्केल होगा ना, ऑर्डिनल स्केल में हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को, हम आइटम्स को, हम ऑब्जेक्ट्स को, हम करैक्टरिस्टिक्स को, हम प्रेफरेंस को रैंकिंग में अरेंज करने के लिए, किसी ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, किसी सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए उनको नंबर्स अलॉट कर देंगे। इसकी एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे देखें, हमने कहा जी हाउ डू यू फील टुडे, आप आज के दिन कैसा फील कर रहे हैं। तो ये मैंने इनको नंबर्स, आपका जो एटीट्यूड है ना उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स अलॉट कर दिए। आपके बिहेवियर को, एटीट्यूड को मेजर करने के लिए हमने जो वेरी हैप्पी है उसको नंबर 1 अलॉट कर दिया, अनहैप्पी को 2 कर दिया, 3 ओके, हैप्पी 4 को और वेरी हैप्पी 5। इसी तरह या अगर आपने किसी की सर्विसेज के बारे में उसका रिस्पॉन्स चेक करना है तो अनसेटिस्फाइड को 1 दे दिया, समवट अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, सेटिस्फाइड या वेरी सेटिस्फाइड को हमने ये नंबर्स अलॉट कर दिए। यानी जब भी हमने रैंकिंग करनी होती है, हमने प्रेफरेंस को नंबर्स अलॉट करने होते हैं,
हमने पोजीशंस को नंबर अलाट करते हैं। जब हमारी रेस में कोई एथलीट फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, तो ये जो हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये वाले जो नंबर्स असाइन किए हैं ना, ये हमने ऑर्डिनल स्केल के तहत ही उनको असाइन किए हैं। क्योंकि फर्स्ट आना क्या है, ये उसकी करेक्टरिस्टिक है ना, ये उसकी खूबी है, वो सबसे ऊपर है क्वालिटी वाइज, ठीक है। इसलिए उसको 1 हमने असाइन कर दिया, 2 असाइन कर दिया, 3 असाइन कर दिया। तो जब भी हम ऑर्डर में चीज़ों को लाने के लिए, किसी रैंकिंग में चीज़ों को लाने के लिए उनको कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारा ऑर्डिनल स्केल है। पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? इसके बारे में मुझे बताएं प्लीज़। क्यों जी? ओके अब यहाँ पे एक चीज़ है, जो हमने नॉमिनल स्केल में नंबर्स असाइन किए थे और जो हमने ऑर्डिनल स्केल में नंबर्स असाइन किए हैं, इसमें आप लोगों को कोई डिफरेंस शो हो रहा है या नहीं हो रहा? क्यों जी? नहीं सर, समझ नहीं आई। जो हमने सर नॉमिनल में नॉमिनल स्केल में नंबर्स असाइन किए थे और जो हमने यहाँ जी पे जी नंबर्स शो किए हैं, इसमें कोई फ़र्क आपको डिफरेंस फील हो रहा है या नहीं, कि इसमें डिफरेंस है या नहीं? सर डिफरेंस ये है कि सर इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें कोई भी वैल्यू जो है ना वो रिपीट नहीं होगी। कोई भी वैल्यू चॉइस जैसे चॉइस पूछी गई है, चॉइस जैसे ली गई पूछी गई चॉइस इस तरह से कैसे है, ये इस तरह से उसमें एक ही चीज़ है, ब्लैक है, ब्राउन है, ये वो ऑप्शन नहीं था, इसमें चॉइस है कि आप अच्छा, इसमें ना, इसमें देखें, सर इसमें नंबर्स की ना वर्थ है, लाइक 1 जो है दोनों क्वेश्चन में आपने जो दिया वो दोनों में मतलब अनहैप्पी और अनसेटिस्फाइड है, और बाकी वाले जो है लास्ट तक 5th तक जो है वो वेरी मतलब वो गुड ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है। कोई और स्टूडेंट? सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर आप ये पूछ रहे हैं कि जो नॉमिनल के मतलब ऑर्डिनल के सारे इनमें क्या है, इनमें ये है डिफरेंस कि दरमियान में मतलब एक न्यूट्रल में आ रहा है ना, तो उसके ऊपर और नीचे मतलब उससे वो आ रहे हैं हम्म कम और ज्यादा की तरफ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एक स्टूडेंट ने ये कहा था अभी आपसे पहले, उन्होंने भी इसको सही एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो हमने नंबर्स असाइन किए ना, इनकी कोई वर्थ है। जो हमने नॉमिनल स्केल में नंबर्स असाइन किए थे ना, उनकी वर्थ नहीं थी, वो जस्ट एक टैग के तौर पे यूज़ हो रहे थे। हमने कहा जी फुटबॉल के प्लेयर 1 2 3 जी, यहाँ पे जो हमने नंबर्स दिए हैं ना, इनकी कोई ना कोई वर्थ है, ठीक है। 1 से मुराद यही है कि वो सबसे ऊपर है, उसकी वर्थ है, इंटेंसिटी कुछ ना कुछ रखता है वो अपने। 2 वाले की भी वर्थ है, 3 वाले की भी वर्थ है, 4 वाले की भी वर्थ है, 5th वाले की भी वर्थ है। यानी आप ये समझ लें कि यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, उनकी वर्थ काउंट होती है, ठीक है। जो नॉमिनल स्केल था उसमें उसकी वर्थ काउंट नहीं हो रही थी, उनको जस्ट हमने एज ए टैग यूज किया था। दिस इज द पॉइंट, गॉट इट? ठीक है। तो ऑर्डिनल और नॉमिनल स्केल में हमें क्या डिफरेंस मालूम हुआ कि जो नॉमिनल स्केल था उसमें जस्ट हमने क्या किया था, हमने चीज़ों को कैटेगराइज किया था, ग्रुप बंदी की थी, टैग लगाए थे, लेबलिंग की थी। जो ऑर्डिनल स्केल है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने चीज़ों को रैंकिंग दी है, रैंकिंग में लिखा है, किसी ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डिनल स्केल है। और ये वाला जो ऑर्डिनल स्केल है ना, इसमें जो इन ऑर्डर्स का जो डिफरेंस होता है ना बिटवीन ईच वन, वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। अब हमें नहीं पता, हमने यहाँ पे कह दिया जी कि फलां एथलीट जो है वो फर्स्ट नंबर पे आया है, ये सेकंड नंबर पे आया है, ये थर्ड नंबर पे आया। अब हमने इनकी ऑर्डर तो कर दिया, इनकी रैंकिंग तो कर दी कि ये टॉप पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं पता, एग्जैक्ट डिफरेंस का नहीं पता कि 1 और 2 के दरमियान क्या डिफरेंस है और 2 और 3 के क्या दरमियान क्या डिफरेंस है। हो सकता है जो नंबर फर्स्ट पे आया हो, जिसने टॉप किया है, हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं आपकी क्लास में जिस बच्चे ने टॉप किया है उसके मार्क्स आए हैं जी 90, जिस बच्चे ने सेकंड पोजीशन ली है उसके मार्क्स आए हैं 85,
जिस बच्चे ने थर्ड पोजीशन ली है उसके मार्क्स आए हैं 70। अब यहाँ पे देखें कि नंबर 1 और 2 वाले के दरमियान और 2 और 3 वाले के दरमियान जो इंटरवल है ना वो एक जैसा नहीं है। फर्स्ट और सेकंड वाली पोजीशन जो है इसमें तो जस्ट 5 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन सेकंड और थर्ड वाली जो पोजीशन है इसमें डिफरेंस कितने मार्क्स का है, इसमें 15 मार्क्स का है। तो इसी तरह वो कहता है जी कि जब आपने रेस में उसको किया है ना, फिनिशिंग की बात करते हैं कि ये फर्स्ट नंबर पे ये सेकंड नंबर पे, तो उसमें हमें ये नहीं पता चलता कि ये फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले से कितना बेहतर है, सेकंड वाला जो है वो थर्ड वाले से कितना बेहतर है, और थर्ड वाला जो है वो फोर्थ वाले से कितना बेहतर है। इसमें जस्ट हमें रैंकिंग का पता चलता है ऑर्डिनल स्केल में। इसके अलावा जो हमारा जो रैंकिंग का जो डिफरेंस होता है, इंटरवल होता है, उसका एग्जैक्ट हमें नहीं पता चलता। जैसे हमने ये कहा था ना कि नॉमिनल स्केल में जस्ट हमें ग्रुप बंदी का पता चलता है, क्लासेस का पता चलता है, कैटेगरी का पता चलता है कि ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी है, ये वाली कैटेगरी है। उसमें हमें ये नहीं पता चल रहा था कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है, बेहतर कौन है, दरमियान में कौन है, ये नहीं पता चल रहा था। तो ऑर्डिनल स्केल ने हमारी हेल्प की, उसने हमें रैंकिंग करके बता दी। रैंकिंग हमने इसकी मदद से हम करेंगे कि ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। लेकिन ऑर्डिनल स्केल में प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाले से कितना बेहतर है और सेकंड वाला थर्ड वाले से कितना बेहतर है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? ओके जी। अब यहाँ पे रिपीट कर दें प्लीज, अब रिपीट यहाँ कर पे दें सर एक दफा। जी मैं अब इसको डिस्कस करता हूँ मजीद। जब हम इंटरवल स्केल करेंगे ना उसमें फिर यही चीज़ें सामने आएंगी, आपको मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग मॉड, मीन और मीडियन में से किस किस को अप्लाई कर सकते हैं? क्यों जी? मॉड, मीडियन और इसमें से किस किस को अप्लाई कर सकते हैं ऑर्डिनल स्केल में? दो को ही अप्लाई कर सकते हैं ना, किस किस मूड को? और मीडियन को। वेरी गुड, मीन को एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैसे पता चला आपको? सर आपने समझाया नहीं है इसलिए सर, क्योंकि मीन हम नहीं कर सकते ना सर, जो आपने पहले बताया था सारा कुछ वैसे ही है ना, क्योंकि मूड का पता चल जाएगा हमें इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है और मीडियन का पता के दरमियान में कौन है, लेकिन मीन के लिए हम कैसे उनको जमा करेंगे ना, उनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हाँ इसके लिए जी, हमें नहीं होगा। एग्जैक्टली। मीन हम इसमें जो ऑर्डिनल स्केल है ना इसमें हम मॉड का मेथड यूज कर सकते हैं, मीडियन का कर सकते हैं, मीन का नहीं कर सकते। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन भाई ये है, जैसे हमने पहले बात की, क्योंकि हमें वैल्यूज के दरमियान एग्जैक्ट डिफरेंस का नहीं पता। हमने ये जो नंबरिंग की है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और 5 वगैरह, अब इसमें हमें ये नहीं पता कि 4 और 5 के दरमियान, 3 और 4 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान जो डिफरेंस है, जो इंटरवल है, वो एक जैसा है या कम है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे कहता हूं जी मैं आपको को 5 चीज़ें देता हूं, 5 चीज़ें आपके सामने रखता हूं, मैं कहता हूं 5 फ्रूट हैं, फॉर एग्जांपल 5 फ्रूट है, मैं आपको कहता हूं कि इसमें मुझे आप रैंकिंग वाइज बताएं कि सबसे ज़्यादा फ्रूट आपको कौन सा पसंद है। तो आप कहेंगे जी मुझे सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल मैंगो पसंद है, सेकंड नंबर पे आप कहेंगे जी बनाना पसंद है, थर्ड नंबर पे आप कहेंगे जी पीच पसंद है, फोर्थ नंबर पे आप कहेंगे जी ग्रेप्स पसंद है, फिफ्थ नंबर पे आप कह देंगे कि आपको गावा पसंद है। लेकिन वो गावा चूंकि आपने 5 चूज करने थे इसलिए आपने गावा पसंद सेलेक्ट कर लिया, हालांकि गावा आपको बहुत रेयर पसंद था, बहुत कम था, ना होने के बराबर था, लेकिन आपने फिर भी चूंकि उसकी रैंकिंग करनी थी तो आपने 5वें नंबर पे गावा को रखा। अब चूंकि हमारा जो फर्स्ट नंबर पे हमने जिस चीज़ को रखा है, जिस चीज़ को सेकंड नंबर पे रखा है, उन दोनों के दरमियान जो इंटरवल है वो एक जैसा नहीं है, इंटेंसिटी एक जैसी नहीं है, सेकंड और थर्ड के दरमियान इंटेंसिटी एक जैसी नहीं है। या आप ये समझ लें चूंकि वैल्यूज़ के दरमियान इंटरवल इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे मीन का मेथड यूज़ नहीं करेंगे। मीन मेथड के थ्रू हम सेंट्रल टेंडेंसी को क्या कहते हैं फाइंड आउट नहीं करेंगे। मॉड और मीडियन का मेथड यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। मॉड का मेथड उसी तरह जैसे हमने नॉमिनल स्केल में, और मीडियन का मेथड उसी तरह कि हमारे पास जो भी डेटा आएगा उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो उसकी वैल्यू होगी उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और हमारे पास वो उसका मीडियन आ जाएगा। मीन इसमें हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, इज इट क्लियर?
ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी इंटरवल स्केल। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल के हमें नाम से ही पता चल रहा है, जैसे नॉमिनल स्केल के नाम से ही पता चल गया था, ये चीज़ों की नॉमिनेशन करेगा, नॉमिनेट करेगा, उनको कैटेगराइज करेगा, उनकी ग्रुप बंदी करेगा, लेबल्स लगाएगा, टैगिंग करेगा। ऑर्डिनल स्केल के नाम से ही पता चल गया था कि वो चीज़ों को ऑर्डर में लेके आएगा, रैंकिंग चीज़ों की बताएगा, ऑर्डर बताएगा। इंटरवल स्केल के नाम से ही पता चल गया कि ये चीज़ों के दरमियान जो इंटरवल होगा वो हमें बताएगा, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा, एग्जैक्ट इंटरवल हमें बताएगा। अब जैसे हमने शुरू में बात की थी कि जो नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल है ना, ये दोनों हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव डाटा के लिए, और इंटरवल एंड रेशो स्केल जो है ना, ये दोनों हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। अब जो हमारा क्वालिटेटिव डाटा होता है ना, वो हम मेनली दो तरह का ही होता है हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा। एक क्वालिटेटिव डाटा ये होता है जिसमें हम ग्रुप बंदी करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक इस तरह का क्वालिटेटिव डाटा होता है। दूसरा क्वालिटेटिव डाटा क्या हो सकता है, जिसमें रैंकिंग आ सकती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी आ सकती है, क्या उसको कहते हैं, आपकी चीज़ों को अब मेरे माइंड से वो स्किप हो गया वर्ड, यानी जब भी क्वालिटेटिव डाटा की बात होगी तो दो तरह का ही डाटा आएगा, या उसको हम किसी कैटेगरी में लेके आएंगे, या हम उसकी कोई रैंकिंग करेंगे, उसको कोई रैंक देंगे कि ये टॉप पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्वालिटेटिव डाटा। अब जब हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं ना, तो क्वांटिटेटिव डाटा में भी हमारे पास दो तरह का डाटा होगा, हमारे पास दो तरह का डाटा होगा। अब उसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ, मैं अगर आपको कहता हूँ जी कि मैं आज बैठा हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं आज गिलगित बैठा हूँ और गिलगित का जो टेम्परेचर है ना वो 0 सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझेंगे? 0 सेंटीग्रेड का मतलब क्या होगा? क्यों जी? रिप्लाई प्लीज। 0 सेंटीग्रेड का मतलब क्या होगा? सर फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा ना, ये इसका बता रहा है कि टेम्परेचर की मकदार बता रहा है कि माइनस 0 सेंटीग्रेड का है, इसका 2 है ये। एग्जैक्ट 0 सेंटीग्रेड का मतलब ये होगा कि टू मच सर्दी, ऐसे ही है। 0 सेंटीग्रेड का मतलब ये होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी है, ऐसे ही है ना, उसी वक्त हम 0 टेम्परेचर को यूज़ करते हैं ना। अब अगर इससे भी ज़्यादा, 0 से भी ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी तो फिर 0 से नीचे वैल्यूज़ जाना शुरू हो जाएंगी, और 0 से नीचे कौन सी वैल्यूज़ होंगी? माइनस में, नेगेटिव में, माइनस में। ठीक है, तो यानी कि इसमें जो चीज़ आपको शो करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे 0 का मतलब भी कुछ है, 0 का मतलब भी कुछ है। 0 का मतलब ये नहीं है कि नथिंग, बल्कि 0 भी किसी चीज़ को शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हैव 0 मनी इन माई पॉकेट, आई हैव 0 मनी इन माई पॉकेट, तो इसका मतलब आप क्या लेंगे कि जेब में कोई पैसा नहीं है, क्योंकि 0 का मतलब यहाँ पे क्या है? 0 ही है। अब यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। एक आपको वो चीज़ बताई है जिसमें 0 का मतलब कुछ है, और दूसरी चीज़ ये बताई है जिसमें 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता। ये दोनों है ही, हमारे दोनों ही क्वांटिटेटिव डाटा ही है। आपको बताने का मकसद ये है कि क्वांटिटेटिव डाटा में भी हमारे पास दो तरह का डेटा होता है। एक डेटा ऐसा होता है जिसमें 0 भी किसी चीज़ को शो कर रहा होता है, और एक डेटा ऐसा होता है जिसमें 0 का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी इस चीज़ का वेट 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो चीज़ वेटलेस है। हम कहते हैं इस चीज़ की हाइट 0 है, इसका मतलब उस चीज़ की हाइट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं जी हमारे पास 0 बुक्स हैं, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास कोई बुक नहीं है। ठीक है, हम कहते हैं जी मेरे पास 0 लैपटॉप है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आज का टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आज टेम्परेचर है ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। अगर मैं ये कहूँ जी ये स्टूडेंट जो है इसका IQ लेवल जो है ना वो 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका बिल्कुल ही कोई इंटेलिजेंस लेवल है ही नहीं है, बल्कि 0 IQ लेवल का मतलब भी ये होता है कि कुछ ना कुछ IQ लेवल उसका है, इंटेलिजेंस लेवल है, वो किसी ना किसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसी तरह टाइम की अगर हम बात करते हैं, कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो कैलेंडर में भी 0 का मतलब 0 नहीं होता, कैलेंडर में भी 0 का मतलब 0 नहीं होता। अगर आप BC या AD की बात करते हैं, BC या AD की बात करते हैं, हमने जैसे बात की थी कि हमारी एंशिएंट ओलंपिक जो है वो 776 BC में स्टार्ट हुई थी, तो इसका मतलब क्या था? बिफोर क्रिश्चियन।
ठीक है, 776 साल, ठीक है। तो ये जो 776 साल जब पीछे को जाते जाएंगे आप लोग, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वहाँ पे ज़ीरो भी आएगा। यानी जब हमने अपना कैलेंडर डिज़ाइन किया था ना, कैलेंडर बनाया था, तो वहाँ पे ज़ीरो भी था। ज़ीरो से ऊपर वैल्यूज़ जो थी वो फ़र्ज़ करें 1 2 3 थी, और ज़ीरो से पीछे जो थी वो भी इसी तरह थी। हम कहते हैं फ़र्ज़ करें 100 थी, 99 थी, 88 थी। या आप ये समझ लें कि कैलेंडर की जब बात होती है, जब टाइम की बात होती है, तो वहाँ पे भी ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं होता, मतलब ज़ीरो का मतलब भी कुछ ना कुछ होता है। ज़ीरो भी किसी पीरियड को शो करता है, ज़ीरो भी किसी दौरानिए को शो करता है। ये कैलेंडर की बात हो रही है। जब हम आजकल तो चूँकि हमारा जो कैलेंडर चल रहा है, जो सीक्वेंस चल रहा है, उसमें तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होती, लेकिन इससे पहले जो था, या ये वाला जो कैलेंडर भी हम यूज़ करते हैं, 2024 है, 22 है, 23 है, 21 है, तो इसको हम रिवर्स करते जाते हैं, पीछे जाते जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़ीरो भी आएगा या नहीं आएगा। तो जहाँ पे ज़ीरो ये आएगा, तो क्या वहाँ पे ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं होगा? क्यों जी? बल्कि ज़ीरो भी किसी चीज़ को शो कर रहा होगा। कंफ्यूज तो नहीं हो गए आप लोग? इमोजीज जो सेंड कर रहे हैं उससे तो पता चल रहा है कि बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। कन्फ्यूजन जो है वो पॉइंट अपना रेज करें, क्यूरी रेज करें जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं प्लीज। हम यहां पे बात कर रहे थे कि नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल ये दोनों थे क्वालिटेटिव डेटा के लिए। इसी तरह इंटरवल स्केल और रेशो स्केल ये दोनों हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। फिर हमने कहा कि जो क्वांटिटेटिव डेटा भी है ना, वो भी दो तरह का होगा। एक क्वांटिटेटिव डेटा ऐसा होता है जिसमें ज़ीरो का मतलब ज़ीरो होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें ज़ीरो का मतलब भी कुछ होता है। तो ऐसा डाटा जिसमें ज़ीरो का मतलब भी कुछ होगा, ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं, बल्कि ज़ीरो का मतलब कोई चीज़ मौजूद कर रही है, कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो उस तरह के डेटा को हम कहेंगे इंटरवल स्केल। उस तरह के डेटा को हम कहेंगे इंटरवल स्केल, कि जिसमें हमें एक तो इंटरवल का पता चल जाता है कि दो चीज़ों के दरमियान जो इंटरवल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं है। अब ये जो मैं बात यहाँ पे की ना कि फिक्स इंटरवल होता है दो चीज़ों के दरमियान, उसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि अगर 8 बजे से लेके 9 बजे तक, 8 बजे से लेके 9 बजे तक कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट ही होंगे ना। इसी तरह अगर हम 2 बजे से लेके 3 बजे तक की बात करेंगे तो कितना टाइम होगा? 60 मिनट ही होंगे। 11 बजे से 12 बजे तक की बात कर ली जाए तो कितने मिनट होंगे? 60 मिनट ही होंगे। यानी इंटरवल जो है ना वो फिक्स होगा, टाइम में इंटरवल जो है वो फिक्स होगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की अगर बात करते हैं 10 और 11 के दरमियान फ़र्क, 11 और 12 के दरमियान फ़र्क, ठीक है, तो इंटरवल इन वैल्यूज़ में, इंटरवल स्केल जो है ना वो हमें फिक्स इंटरवल बताता है, फिक्स डिस्टेंस बताता है दो वैल्यूज़ के दरमियान, दो वेरिएबल्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके दरमियान। तो इंटरवल स्केल के बारे में आपने याद रखना है कि इंटरवल स्केल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने ऐसी वैल्यूज़ को काउंट करना होता है जिन वैल्यूज़ में ज़ीरो का मतलब भी समथिंग होता है। या आप ये कह सकते हैं कि इंटरवल स्केल में हमारे पास वैल्यूज़ जो है ना वो नेगेटिव में भी आ सकती हैं, माइनस में भी आ सकती हैं। अब एमसीक्यूज़ में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है ना वो टेम्परेचर के बारे में पूछा जाता है कि टेम्परेचर जो है ये किस स्केल में आएगा, इंटरवल में, रेशो में, किस में आएगा? तो आप कहेंगे जी इंटरवल स्केल में आएगा टेम्परेचर, क्योंकि इसमें ज़ीरो का मतलब भी कुछ होता है और इसमें टेम्परेचर हमारा माइनस में भी जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल स्केल हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो भी हो सकती हैं, वैल्यूज़ नेगेटिव में भी जा सकती हैं। और इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि इंटरवल स्केल हैज़ नो ट्रू ज़ीरो वैल्यू। नो ट्रू ज़ीरो वैल्यू का मतलब क्या है कि ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, बल्कि ज़ीरो का मतलब भी कुछ चीज़ होती है। ज़ीरो भी किसी चीज़ को शो कर रहा होता है। ज़ीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू नहीं होगा, बल्कि ज़ीरो का मतलब भी किसी कोई ना कोई चीज़ होगी। इसकी एग्जांपल हमने टेम्परेचर की बात की, IQ की बात की, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो अब हमारा जो इंटरवल स्केल होगा ना इंटरवल स्केल जो हमारा होगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं ना वो ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, कोई बताएगा जी?
मल्टीप्लाई और डिवाइड क्योंकि क्यों नहीं कर सर सकते? हम पॉइंट में ही नहीं जा सकते ना इसमें, ये जो हमारा होगा ये कंटिन्यूस नहीं ना होगा। क्योंकि इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो जीरो भी आ सकती है, और आपको पता है जब जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, वो तो सबको जीरो कर देगा। जब जीरो के साथ डिवाइड करेंगे तो भी सबको फिनिश कर देगा। इसलिए इंटरवल स्केल में हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करते अपने आइटम्स को, क्योंकि इसमें भी हमारे पास जीरो भी आ सकता है। इसमें हमारे पास जब हम डाटा लिखेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे, तो उस वक्त हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो ज़ीरो में भी आ सकती होंगी जो नेगेटिव में भी आ सकती हैं। तो चूंकि वैल्यूज़ ज़ीरो में भी आ सकती हैं, नेगेटिव में भी आ सकती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरवल स्केल में हम ना तो डिवीजन कर सकते हैं और ना ही मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जस्ट चीज़ों को जमा किया जा सकता है और माइनस किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इंटरवल स्केल में फिर हम क्या क्या कर सकते हैं, हम मॉड के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, मॉड का मेथड भी, सर इसमें मीडियन हम का। जी मो- हाँ जी, इसमें इसमें सर मॉड, हम तीनों मीडियन मालूम कर और सकते हैं। मीन तीनों ही यूज़ कर सकते हैं, तीनों ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम तीनों यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होगी, बाकी मॉड, मीडियन और तीनों इसकी एप्लीकेशन होगी, और इसको ऐड भी किया जा सकता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। एंड नाउ लास्ट पे है जी हमारे पास रेशियो स्केल। रेशियो स्केल जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट समझा जाता है, सबसे ज़्यादा कहते हैं कि वास्ट इन स्कोप है। जो नॉमिनल स्केल था वो लीस्ट इन स्कोप था, कि स्कोप के लिहाज से वो सबसे कम था नॉमिनल स्केल। लेकिन रेशो स्केल जो है ये स्कोप के लिहाज से सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जो पीछे वाले तीनों स्केल्स में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और इसमें साथ हमें इजाफा इस चीज़ का मिलता है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब है कि यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ज़ीरो ही होगा, यानी ज़ीरो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ज़ीरो का मतलब एब्सेंस ऑफ वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे हमने इंटरवल स्केल में पढ़ा था ना कि वहाँ पे हम ज़ीरो का मतलब कुछ लेते हैं, लेकिन रेशो स्केल में हम ज़ीरो का मतलब कुछ भी नहीं लेंगे। या आप ये समझ लें सॉरी, या आप ये समझ लें कि रेशो स्केल जो होगा ना, इसमें हम ज़ीरो वैल्यूज़ को काउंट ही नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आ भी जाती है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरो की वैल्यू कोई नहीं होती हमारे पास रेशो स्केल में, लेकिन इंटरवल स्केल में हमारे पास ज़ीरो की वैल्यू होती है, इसलिए हम उसको लिखते हैं। और इसी वजह से तो हमने कहा कि इंटरवल स्केल में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते और हम डिवीजन नहीं कर सकते। गॉट इट। और रेशो स्केल जो है इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीजन भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो सकती हैं कि यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ज़ीरो होगा, और बाकी सारी करैक्टरिस्टिक्स जैसे हमने इंटरवल स्केल की पढ़ी हैं वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स रेशो स्केल में मौजूद होंगी। इसकी एग्जांपल हो सकती है जी हाइट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स, वेट ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर्स, थ्रोज इन थ्रोइंग इवेंट्स, स्कोर्स इन क्रिकेट। ये तमाम एग्जांपल जो हैं वो रेशो स्केल्स की हैं। अब इसी तरह अगर आपको वो कोई भी एग्जांपल देता है ना, वो आपसे पूछता है कि ये बताएं जी कि ये किस स्केल की एग्जांपल है, तो आपने याद रखना है कि अगर आपको वो जो एग्जांपल दे रहा है उसमें आपने देखना है कि ज़ीरो की कोई वेटेज होती है या नहीं होती। तो कॉमनली तीन ही हमारे पास चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ज़ीरो की वेटेज होती है। एक टेम्परेचर में ज़ीरो की वैल्यू होती है, आईक्यू लेवल में भी ज़ीरो की वैल्यू होती है, और टाइम में या कैलेंडर में भी ज़ीरो की वैल्यू होती है। इसके अलावा किसी में भी ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसमें ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। तो आप सिंपल ये याद रखें, जब टेम्परेचर की बात होगी, जब आपके पास आईक्यू की बात होगी, जब कैलेंडर की या टाइम की बात होगी, तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये इंटरवल स्केल की बात कर रहा है। इसके अलावा जिस किसी की भी बात होगी तो वो आपको समझ आ जाएगी ये रेशो स्केल की बात हो रही है। बाकी नॉमिनल और ऑर्डिनल तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉमिनल में कैटेगरी की बात होगी, लेबलिंग की बात होगी, दर्जाबंदी की बात होगी, और ऑर्डिनल में क्या होगा, सीक्वेंस की, रैंक की, ऑर्डर की बात होगी, ठीक है। यस, आप ये कह सकते हैं कि रेशो स्केल जो है ना वो ज़ीरो से नीचे नहीं जाता। रेशो स्केल ज़ीरो से नीचे नहीं जाता। जैसे हम ये कह सकते हैं कि फुटबॉल के प्लेयर्स की हाइट जो है वो ज़ीरो से नीचे तो नहीं जा सकती ना, और ना ही ज़ीरो हो सकती है। फुटबॉल के प्लेयर्स की हाइट जो है वो ना तो ज़ीरो हो सकती है और ना ज़ीरो से नीचे जा सकती है। इसी तरह अगर हम किसी के वेट की बात करते हैं तो किसी का वेट जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वो चीज़ दुनिया में होएगी नहीं।
तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसका वेट हम कहें जी ज़ीरो है, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही फिर चीज़, ठीक है। उसका वेट ना तो किसी चीज़ का ज़ीरो हो सकता है, ना ज़ीरो से नीचे जा सकता है। इसी तरह थ्रोइंग इवेंट्स में जो उसका स्कोर होगा वो ज़ीरो नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो थ्रो करेगा ना, जितनी भी वो करीब फेंक देगा गोले को तो कुछ ना कुछ तो वो गोला डिस्टेंस कवर करेगा ना। इसी तरह क्रिकेट के अंदर अगर उसका स्कोर ज़ीरो है तो हम क्या समझेंगे, वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, उसको शामिल ही नहीं किया जाएगा, उसको काउंट ही नहीं किया जाएगा क्योंकि ज़ीरो का वर्थ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जी, ग्रेड्स की बात की गई है, ए बी सी और डी ग्रेड। तो ये बताइए किस स्केल में आएंगे ये ग्रेड्स की अगर हम बात करते हैं तो? सर नॉमिनल में, ऑर्डिनल ऑर्डिनल स्केल में आएंगे भाई। ग्रेडिंग ग्रेडिंग कर दी है, दर्जा बंदी कर दी है, दर्जा बंदी कर दी है, ग्रेडिंग कर दी है, ये ऑर्डिनल स्केल में आएंगे, ऑर्डिनल स्केल में, क्योंकि दर्जा बंदी हो गई है, ग्रेडिंग। इसी तरह नीचे हेल्थ स्टेटस लिखा हुआ है, एक्सीलेंट, एवरेज, पुअर, ये किस में आएगा? ऑर्डिनल, ये भी ऑर्डिनल में आएगा क्योंकि दर्जा बंदी कर दी गई, एग्जैक्टली। इसके अलावा एज, आपकी एज किस में आएगी? एज किस में आएगी भाई, जल्दी जल्दी बताएं। सर नॉमिनल में। वो एज नॉमिनल में कैसे आएगी भाई? रेशो में नहीं आएगी सर, रेशो स्केल में। रेशो स्केल में आएगी। नॉमिनल में तो वो चीजें आएंगी जो क्वालिटी की बात होगी, जब किसी की क्वालिटी की बात। एज तो आपको पता ना नंबर्स में हमारे पास होती है ना, एज किसी की नंबर्स में होती है ना, हर किसी की एज नंबर्स में होती है, चंद साल, चंद महीने, चंद दिन, ठीक है। तो एज जो है ये रेशो स्केल में आएगा, रेशो स्केल में, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा नहीं होगा जिसकी हम कहेंगे जी इसकी एज जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। ना ज़ीरो हो सकती है ना ज़ीरो से नीचे जा सकती है, इसलिए हमने इसको रेशो स्केल कह दिया। इसी तरह हमारे पास टाइप्स ऑफ हेयर कलर। अब यहाँ पे हेयर कलर, बालों की जो कलर है वो एक कैटेगरी को शो करता है, दर्जा नॉमिनल आएगा ये सर, नॉमिनल में आएगा, ठीक है। तो ये आई होप कि यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होगी। लास्ट स्लाइड पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि नॉमिनल स्केल जो है इसमें जस्ट मॉड के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ऑर्डिनल स्केल में हम मॉड और मीडियन दोनों के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटरवल एंड रेशो स्केल जो है इसमें मीन, मॉड और मीडियन तीनों के ज़रिए हम सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है, याद कर लेनी है, ये एमसीक्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाती है।